सो क्लास 11th फोर्स लेसन हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, जिसके अंदर हम आज देखने वाले फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। और अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा 11th का सिलेबस आपको इसमें मिलने वाला है ना। हर सब्जेक्ट का, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस होता क्या है एक्चुअली। शुरू आपने देखा होगा कि अगर किसी बॉडी को हम, कोई बॉडी सरफेस के ऊपर रखी है, ऐसे है, और हम उसको ऐसे पुश करना चाहते हैं, तो हमें उस पर फोर्स लगता है, काफ़ी फोर्स लगता है ना। और स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही लगता है, जब वो चलने लगती है, थोड़ा सा मोशन हो जाती है, तब थोड़ा सा फिर भी कम लगता है। ठीक है, तो ये देखा गया कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी और सरफेस पर चलाने की कोशिश करते हैं, है ना, किसी एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर या ज़मीन पर या किसी भी चीज़ के ऊपर जब मोशन के लिए ट्राई करते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगता है ना, या हमको उसको फोर्स को चलाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। रीज़न क्या है कि जो सरफेस होती है ना, जिस पर ये रखा होता है, और इस बॉडी की जो सरफेस होती है ना, उनके बीच में यहाँ पर एक फोर्स काम करने लग जाता है, जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्सेस। और वो फोर्स क्या करता है, हमारी जो मोशन है उसका अपोज करता है ना। वो ट्राई करता है कि मोशन में ना आए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा फोर्स जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स को हटाते हुए हम लोग मोशन चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो whenever a body moves or tends to move over the surface of other body, मतलब जब भी कोई एक बॉडी या कोई दूसरी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर या किसी दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है या मूव करती है, ठीक है, देन अ फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग बिटवीन देयर सरफेसेस। तब एक फोर्स जो है उनकी सरफेस के बीच में लगने लग जाता है। कहाँ लगने लग जाता है, उन दोनों बॉडीज की सरफेसेस के बीच में फोर्स लगने लग जाता है। व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन सरफेसेस ऑफ द बॉडीज, ठीक है, विच ट्राइज, वो क्या करता है, विच ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन, वो उनके बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। वो इनके बीच में लगने वाली रिलेटिव मोशन को क्या करता है स्टूडेंट, अपोज करने की कोशिश करता है। दिस अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने क्या देखा कि जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर चलना चाहती है, तो उनकी दोनों बॉडीज की सरफेस के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, एक फोर्स काम करने लग जाता है। ठीक है, एक फोर्स काम करने लग जाता है, और वो फोर्स हमेशा क्या करता है, हमारी मोशन का अपोज करता है। हमारी मोशन का क्या करता है स्टूडेंट, अपोज करना चाहता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, अगर मैं इस बॉडी को इधर इस तरफ धकाना चाहूँगा, तो मोशन किस साइड में होगी, मोशन भी इस बॉडी की इस तरफ ही होगी। तब ये फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों की सरफेस के बीच में इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, वो इस तरफ वर्क करने लग जाएगा। मतलब अगर हम इसको आगे पुश कर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इन बॉडी को इधर खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव ना करा पाए। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। वेनेवर यहाँ पर एक बॉडी लिख लीजिए। वेनेवर अ बॉडी
a body moves or tends to move over the surface of other body, a force starts acting between surface of the bodies which tries to oppose the relative motion. This is frictional force या friction force. इसको friction force कहते हैं. वो उनकी मोशन का अपोज करता है. ठीक है, तो फ्रिक्शन आप लोगों के लिए बहुत कॉमन है बच्चों. आप सब लोग देखते हैं जैसे हम किसी सरफेस के ऊपर चलते हैं, मतलब कोई चीज़ को पुश करते हैं, है ना. जैसे हम हमारी ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कोई चीज़ें चलाते हैं, है ना, तो हमें बहुत सारा फोर्स लगता है. वही काम हमारे घर के अंदर किसी बॉक्स को अगर आप लेंगे, है ना, किसी बॉक्स को अगर आप लेते हैं और किसी सरफेस पर चलाते हैं, अगर स्मूथ सरफेस, जैसे हमारे घर में टाइल्स लगे होते हैं, थोड़ी सी स्मूथ सरफेस होती है, तो हम आसानी से वो काम कर लेते हैं. वही काम हमको अगर रेत में, सैंड में या किसी सरफेस पर, मिट्टी पर करना होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है. ठीक है, चलिए ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो चीज़ें हम सब बाद में देखेंगे. अभी हमने सिर्फ ये देख लिया कि ये क्या होता है. ठीक है, अब इसके रीज़न समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि हम जब किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज़ को चलाते हैं तो फोर्स डेवलप क्यों होते हैं, क्यों यहाँ पर फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं. इसका मेन रीज़न समझ लेते हैं स्टूडेंट. तो इसके दो व्यू हैं. एक हमारा ओल्ड व्यू है जो पहले के ज़माने में माना जाता था. ओल्ड व्यू क्या कहता है बच्चों? ओल्ड व्यू ये कहता है कि कोई भी सरफेस जो है ना वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है. कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है. हर सरफेस थोड़ी सी ऐसी होती है, उनके अंदर थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ होती हैं. कोई सरफेस हमको बहुत स्मूथ या चिकनी दिखाई दे रही है ना, वो सरफेस भी थोड़ी सी रफ या इरेगुलर, उतार चढ़ाव होते हैं इसमें. अगर मान लो इसी प्रकार की एक और सरफेस को मैंने इसके ऊपर रख दिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होता है ना, तो ये माना जाता था पहले कि इनकी इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे में फंस रही है ना. इनके इसका उठा हुआ हिस्सा इसके नीचे चला गया तो एकदम ब्लॉक से हो गए. और जब आप इधर से फोर्स लगाते हो तो इनकी इरेगुलरिटीज़ को तोड़ने के लिए, इनको इरेगुलरिटीज़ को ऊपर उठाने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगता है. वो फोर्स होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मान लो इस पर पुश करना चाहता हूँ तो इनके बीच में जो एक गड्ढे हैं इसमें फंस चुका है, तो इस गड्ढों में फंसने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं. ये हमारा मानना था पहले, लेकिन आज के टाइम पे इसको केमिस्ट्री वाले रिलेशन से देखा जा रहा है, जहाँ पर हम बॉन्ड के बारे में समझेंगे. न्यू व्यू ये कहता है हमारा कि अगर आप किसी सरफेस के ऊपर, इरेगुलरिटीज़ तो होती है स्टूडेंट, ये कंफर्म्ड है, लेकिन एक्चुअल कॉज यही है ये ज़रूरी नहीं है. एक्चुअल कॉज क्या है स्टूडेंट? ये देखिए कि ये सरफेस है, अगर मैं इसको किसी और सरफेस, मान लो इसके ऊपर चलाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ एटम्स होंगे इसकी सरफेस में. ठीक है, और नीचे जो सरफेस जिस पर रखा है उसमें भी कुछ एटम्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इन मॉलिक्यूल्स, इन एटम में क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है स्टूडेंट. क्या हो जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है ना. इन जब दो चीज़ें पास पास रहती हैं तो उनके अंदर बहुत सारे फोर्सेस वर्क करने लग जाते हैं. लंदन फोर्सेस, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. ठीक है, या पढ़ चुके होंगे आप लोग. तो इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है एटम्स के. जब जब सरफेस पर जितने ज़्यादा एटम होंगे, है ना, तो सरफेस पर बहुत सारी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है. और बॉन्डिंग क्रिएट होने की वजह से क्या होता है बच्चों, अब ये बॉन्ड बन गए हैं, जब हम इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये बॉन्ड बहुत आसानी से तो टूटेंगे नहीं, है ना. तो क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है तो क्या ट्राई करेंगे, एक दूसरे के साथ रहने का ट्राई करेंगे. तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होता है. इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके इस बॉडी को चलाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होता है, और वही एक्स्ट्रा फोर्स हमारा फ्रिक्शन होता है. ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जब हम इधर से फोर्स लगाते हैं दूर करने के लिए, तो ये भी एक दूसरे की ओर फोर्स लगाते हैं. इस वजह से क्या होता है, हमको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, और वही एक्स्ट्रा फोर्स जो इनके इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़रूरी है, वही हमारा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर है क्लास? तो ये दोनों व्यू हमने देख ली, क्यों होता है, होता क्या है, ये भी समझ गए. इसकी डायरेक्शन भी देख ली हमने कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है, क्योंकि जिधर अप्लाइड फोर्स होगा मोशन उधर ही होगी, और उससे अपोजिट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा. चलिए, ये तो थ्योरेटिकल बेस्ड बातें हो गई. वो न्यूमेरिकल बेस्ड या ये कह लो कि क्वांटिटेटिव बातें कर लेते हैं. फॉर्मूलेस क्या होते हैं इसके, वो सब चीज़ें समझ लेते हैं.
स्टूडेंट ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा टू टाइप का होता है ना, मेनली टू टाइप। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को जनरली कहते हैं फ्रिक्शन ऑफ रेस्ट। मतलब ये है स्टूडेंट, फ्रिक्शनल फोर्स तभी काम करने लग जाता है जब हमारी बॉडी को हम पुश करने की या पुल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बॉडी है जो कांटेक्ट में है किसी सरफेस के, हम इसको पुश करें, जैसे हम इसको पुश करना स्टार्ट करते हैं, है ना, पुश करने के स्टार्ट करते हैं मतलब कि हम इसको फोर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाने लग जाते हैं, एक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है जो इसको रोकता है। बॉडी नहीं, मतलब हमारी बॉडी आगे नहीं चलती है, वो फोर्स इस पर लगता रहता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब हम बहुत सारा फोर्स लगा देते हैं और बॉडी चलने लग जाती है। तो जैसे ही हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लग जाता है जो इसका अपोज करता है ना, जो इसका क्या करता है, अपोज करता है। और उस अपोजिंग फोर्स को यहाँ पर स्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि बॉडी रुकी हुई चल नहीं रही है ना। हमने फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करी तो ये फोर्स, स्टैटिक फोर्स भी बढ़ने लग जाता है, स्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज होने लग जाता है। हमने फिर फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, हमको लग रहा है और फोर्स लगाना चाहिए तो ये चलने लगेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन एक ऐसी लिमिट आती है जिस पर जाकर हमारा फोर्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स से, और ये बॉडी मोशन में आ जाती है ना, मोशन इसका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होती है तब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड मतलब जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइड टू मूव अ बॉडी, टू मूव अ बॉडी ओवर द अदर बॉडी, मतलब किसी और बॉडी या किसी सरफेस पर, ओवर द अदर बॉडी, बट बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, लेकिन बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, लेकिन बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट में ही है। इसका मतलब then force acting on this time is static friction। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस पर फोर्स लगाओगे, हमने क्या पढ़ रखा कि इनके एटम के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब कुल मिला के आप पर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लग जाएगा। ठीक है, आपने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाता है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, मतलब ये एडजस्ट होता जाता है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है उसके बाद इसका स्टैटिक फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ती है, और उस फिक्स्ड या लिमिटिंग वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जो स्टैटिक कंडीशन में आने लग जाता है। अगर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी में मोशन हो जाएगी, और एक बार इसमें मोशन हो गई तो फिर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब वो मोशन में होती है तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है वो होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो जब वो कंडीशन रेस्ट में है ना, लेकिन फिर भी फोर्स वर्क करता है, क्योंकि हमने देख लिया जब इसको हम पुश करते हैं या इधर से पुल भी करेंगे तो भी इसके अंदर फोर्स तो लगेगा, है ना। लेकिन जब ये बॉडी स्टार्ट हो जाएगी चलना, तब स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, तब उसके अंदर रहता है काइनेटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो सबसे ज़्यादा लगता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। पेज टर्न कर रहे हैं, हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सो
द मैक्सिमम static friction is known as limiting friction। उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। और काइनेटिक क्या होता है? काइनेटिक मतलब जब बॉडी मोशन में होती है, जब बॉडी क्या होती है स्टूडेंट, जब बॉडी मोशन में होती है तब उसके अंदर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। व्हेन बॉडी इन मोशन, जब बॉडी कहाँ पर है? मोशन में है। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन between the contact surfaces is known as kinetic friction। तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं बच्चों। जब बॉडी मोशन में होती है तब भी उनके बीच में फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स बहुत कम होता है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? बहुत कम होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन, स्मॉलर होता है किससे? स्मॉलर देन स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों एक ही है वैसे देखा जाए तो। लिमिटिंग तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को कहते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन को लिमिटिंग कहते हैं। तो स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों से हमेशा कम होता है। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी चलने लग जाती है बच्चों तो उनके बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। देखिए हमने क्या समझा था, इसका रीज़न इसीलिए समझा था कि होता क्यों, इसका कारण ये समझा था कि हमने ये देखा था कि अगर ये बॉडी, दो बॉडी कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पर इनके बीच में इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बन जाती है। वो बॉन्डिंग जब बॉडी रेस्ट में होती है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। जब बॉडी चल रही होती है ना तो इतना टाइम नहीं मिलता है इन एटम्स को एक दूसरे के साथ आने में, है ना। फिजिकल कांटेक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए इनके बीच की बॉन्डिंग बनती तो है लेकिन बहुत ही वीक बॉन्डिंग बनती है। और वीक बॉन्डिंग की वजह से क्या थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स बन पाता है, ठीक है। जब बॉडी रुकी होती है एक जगह पे रखी है, मान लो मैंने इस बॉडी को यहाँ रखा, तो इनके बीच के बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं। और स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, इन बॉन्ड को तोड़ के ही बॉडी आगे जाएगी, इसलिए ज़्यादा फोर्स की नीड होती है। जब बॉडी चल रही है तो बॉन्डिंग वीक रहती है, और वीक बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए थोड़ा ही फोर्स चाहिए, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कैसा रहता है? स्मॉलर होता है। हम इसका एक छोटा सा डायग्राम होता है, आप लोगों की बुक में भी दिया होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम कुछ यूँ है कि हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लिया है, इस एक्सिस पर क्या लिया है? एक एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो फोर्स हम लगाते हैं किसी बॉडी को चलाने के लिए। और यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ पर हम ले रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने क्या देखा, ये दोनों लीनियर होते हैं। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाऊंगा मैं, है ना, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाऊंगा मेरा स्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ऊपर देखिए वैल्यू होती है यहाँ पर, 1 2 3 4, जैसे समझने के लिए। तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जिस पर ये मैक्सिमम हो जाता है, और इस मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखिए, ये वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स अगर मैंने और फोर्स लगा दिया, जैसे मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा बॉडी चलने लग जाएगी। और बॉडी अगर चलेगी ना तो उसका फोर्स कैसा बन जाएगा? उसके बीच में लगने वाला फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना वो हमेशा लिमिटिंग से और स्टैटिक से कम होता है। इसके बाद एक कांस्टेंट फोर्स हमारी बॉडी पर लगता है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये आपको डायग्राम आपके बुक में दिखेगा।
तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गया हमारा लिमिटिंग। और स्टैटिक जो रीज़न है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टैटिक रीज़न है, क्योंकि स्टैटिक की वैल्यू फिक्स नहीं होती बच्चों। स्टैटिक तो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है। आप जैसा जैसा फोर्स लगाते जाओगे वो बढ़ता जाएगा बस एक लिमिटिंग वैल्यू तक। ये मैक्सिमम फोर्स है ना, इतना फोर्स आपने लगा दिया, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। क्लियर है क्लास? तो हमने देख लिया। तो अब हम इसके लॉस देखेंगे कि एक्चुअल में फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा है। वैल्यूज़ तो चेक करें, है ना, किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि बॉडी वही है, जब चलने लग जाता है तो फोर्स वीक हो जाता है ना, चलने लग जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, और रुका रहता है तो फोर्स ज़्यादा होता है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ बच्चों। क्या फाउंड हुआ कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर हम, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखा गया, ये देखा गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कोई बॉडी यहाँ पर रखी है ना, तब इस पर क्या लगता है, उसका वेट नीचे लगता है, और उसके वेट के बराबर अर्थ क्या करती है, उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसी पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर। क्लियर है क्लास? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है, इसी पर ही हमारी सारी टेंडेंसी डिपेंड करती है। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे है, या ये कह लो कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक वाला, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। तो लिखिए बच्चों, पहला क्या है, द फोर्स या द लिमिटिंग फोर्स, ऐसा लिख लो, लिमिटिंग तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन two bodies in contact is directly proportional ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो मैंने आपको बताया है उस पर डिपेंड करता है, यानी Fl मतलब फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसी बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर, ठीक है, जिसको हम देख चुके हैं। Fl जो होता है वो किस तरफ होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू, ये किधर होता है, अपोजिट, सॉरी, डायरेक्टेड टू द अपोजिट in which external force try to move the body। मतलब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को जिस तरफ ले जाना चाहता है, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को जिस तरफ ले जाना चाहता है, ये फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर Fl जो है वो क्या है, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर। किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से इस नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको म्यू कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं म्यू। तो Fl को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। यहाँ पर एक कांस्टेंट आया म्यू, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
क्या है ये? तो म्यू इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है एंड इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज। मतलब ये बॉडीज पर डिपेंड करता है, उनके बीच के सरफेसेस के कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। नेचर मीन्स मतलब उसके बॉडी के मासेस पर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट, है ना। तो नेचर में सब आ जाएगा आपको, नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज एंड ऑल्सो मास के ऊपर भी डिपेंड करता ही है। अब ये क्लास क्या होता है ना, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को अब दो टाइप का माना है हमने। मेनली फ्रिक्शन दो टाइप का मानते हैं हम लोग, जो यहाँ देख रहे हैं होता काफ़ी टाइप का है, लेकिन मेनली हम दो टाइप का मानते हैं। एक हमारा होता है स्टैटिक, दूसरा होता है हमारा, तो स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन को जनरली हम लोग एफ एस लिख देते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा? वो इसी फॉर्मूले में म्यू एस, तो हम यहाँ पर इसको म्यू एस लिख देते हैं। म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी एन पर डिपेंड करता है, और एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन ये भी डिपेंड करता है म्यू के इंटू एन पर, जहाँ पर म्यू के क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है ना, काइनेटिक के टाइम का। फॉर्मूला वही है बच्चों, बस नाम अलग अलग दे दिया है। ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स और उनके बीच के कांटेक्ट फोर्सेस के म्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। फोर्स है तो यूनिट तो न्यूटन ही होगी, है ना। इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो क्लास ये था हमारा फ्रिक्शन। इसके और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर ये फोर्स जब बात करें कि लिक्विड के अंदर, ये इसको विस्कस फोर्स कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेसन्स आएंगे वहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड में भी होता है, गैसेज में भी होता है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, है ना। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं या नॉर्मल से क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। एक क्वेश्चन लिया मैंने, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। एक 1 kg मास का कोई ब्लॉक है, ठीक है, रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस या रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू एस आपको दिया है, म्यू एस की वैल्यू दी है 0.2 क्वेश्चन में, म्यू के की वैल्यू दी है, ये इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी दोनों की वैल्यू दी है। एक की वैल्यू 0.2 है, एक की वैल्यू 0.15 है, 2.20 भी कहते हैं, मतलब ये मान के चलो कि 0.20 है, 0.15 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फाइंड एफ एस और एफ के, एफ एस और एफ के निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फॉर्मूला हम अभी देख चुके हैं, एफ एस इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन, है ना। हमको यहाँ पर एन निकालने की जरूरत है, म्यू एस और म्यू के दे रखे हैं, तो एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू, पता है ना आपको, बॉडी का जो वेट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू, इसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं, 1 इंटू 9.8। जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 9.8 दी होती है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा लग रहा है। देखिए W बराबर mg होता है, ध्यान रखिएगा आप, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी। ये मास उसका 1 kg दिया है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो उसका कितना आ गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया 9.8 न्यूटन। कितना आ गया, 9.8 न्यूटन लग रहा है। अब हमको निकालना है एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, या स्टैटिक कह लो। म्यू एस की वैल्यू दी है 0.20 इंटू 9.8, तो हमको यहाँ पता चल जाएगा कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स हमको लग रहा है स्टैटिक टाइम पे। मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो ये हो जाएगा 98 2 जा 196, यहाँ पर 0.2 नंबर के बाद है, यहाँ 0.1 नंबर के बाद है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा
सॉरी यहाँ पर 2 के बाद नहीं है, ये 0 है, तो अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 था वो लगाना भूल गए। तो यहाँ 1 नंबर के बाद, यहाँ 2 के बाद, तो यहाँ पर 1 और 2 3 के बाद 1 2 3, तो यानी एफ ऑफ एस आ गया 1.96 न्यूटन। यानी एफ ऑफ एस कितना निकल गया, 1.96 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है जो हमारा अपोज करेगा फ्रिक्शन का मोशन में आने से पहले। जब आप मोशन में आ जाओगे तब इतना फोर्स नहीं लगेगा, तब लगेगा म्यू एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। वो कितना होता है, वो होता है म्यू के इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 9.8 हमने निकाल लिया, म्यू के जो है वो दिया है 0.15। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 15 8 ज़ा 120 का 0 कैरी ओवर 12, 15 9 ज़ा 135, तो 12 147, 1.47 न्यूटन, 1.47 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगने वाला है। ठीक क्लास, 1.47 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हमने देख लिया है। चलिए क्लास, तो आपको मैं एक और नया कंसेप्ट बताता हूँ जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट देखिए कि सपोज एक ब्लॉक है ना, उस टाइम पर यहाँ काम कर रहा है, तो देखा जाए अगर मैं इस पर इस प्रकार से कोई फोर्स लगाता हूँ, अप्लाइड फोर्स, तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स काम करने लगता है। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हो आप, है ना, एफ एल कह लो या एफ एस कह लो, ठीक है। और एक फोर्स हमारा क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेज लगते हैं, ठीक है। तो इस F को बैलेंस करने के लिए नेट फोर्स क्या लगता है स्टूडेंट, इस F को बैलेंस करने के लिए नेट फोर्स इन दोनों के बीच का कोई फोर्स होगा, ठीक है। या तो यूँ कह लो कि ये जो N है ना, ये N कुछ ऐसा हो जाता है जिसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स इस तरफ, जिसकी वजह से ये नीचे वाला वेट भी बैलेंस हो जाता है और फ्रिक्शनल फोर्स भी बैलेंस हो जाता है। या यूँ समझ लो कि जब ये बॉडी को ऊपर हम आगे पुश करते हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगने लग जाता है और एक फोर्स ऊपर लगने लग जाता है। तो इन दोनों का जो बैलेंस करने के बाद जो फाइनल फोर्स आएगा वो ही फाइनल फोर्स हमारा क्या होता है, मेन फोर्स होता है इसको अपोज करने वाला। तो यहाँ देखें तो जो इन दोनों के बीच का फाइनल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेज वेक्टर क्वांटिटी हैं, है ना। तो इन और एक दूसरे से 90 डिग्री पर मान लो ऐसे अप्लाई हो, इनके बीच का जो फोर्स होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। देखिए स्टूडेंट कि ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये एफ ऑफ एल। तो ये जो ऐसा कुछ फोर्स लगेगा यहाँ पर इस टाइप से, वो हमारा होगा इन दोनों के बीच का रिजल्टिंग फोर्स, है ना। क्योंकि दो वेक्टर को प्लस करना है, F1 और F2 को मैंने ये सिखाया था आपको, वेक्टर को ऐसे प्लस करते हैं तो ये इनके बीच का फाइनल फोर्स होता है। तो सपोज ये इनके बीच का क्या है, कोई फाइनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जो सपोज यहाँ पर अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इस थीटा एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, ये होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको फाइंड करने को आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने का क्या तरीका है, देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने का तरीका, अगर ये थीटा है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन है और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, अगर मैं इसका टेन थीटा निकालूं, क्योंकि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों है, इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ एल अपॉन एन, एफ एल अपॉन एन, ठीक है। एफ एल अपॉन एम को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। और अगर यहाँ से थीटा निकालना हो तो थीटा बराबर हो जाता है टेन इनवर्स एफ एल अपॉन एन। या फिर यूँ भी कह सकते हैं बच्चों कि एफ एल अपॉन एन को हम क्या कहते हैं, देखिए जरा एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि
एफ ऑफ एल इज इक्वल टू होता है म्यू एल या म्यू इंटू एन। तो एफ एल के अपॉन में अगर एन ले जाऊंगा मैं, अगर एफ एल के अपॉन में एन ले जाता हूँ तो वो तो म्यू बन गया, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब थीटा जो है वो जनरली देखा जाए तो म्यू भी कह सकते हैं इसको, है ना। म्यू टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा जो है वो आपका म्यू होता है। टेन थीटा क्या होता है आपका, म्यू के बराबर भी हो सकता है। तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर हमको ये भी फाइंड करना होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी। ठीक है, देखते हैं आप लोग आगे। इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं स्टूडेंट, जिसे आपको बोला गया, क्या बोला गया, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 49 न्यूटन जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक। मतलब कोई 49 न्यूटन का फोर्स है विच इज़ जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक। मतलब 49 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो वो किसी बॉडी को चला सकता है, और उस बॉडी का जो मास है ना 10 kg, मतलब किसी 10 kg बॉडी को जस्ट चलाने के लिए जितना फोर्स लगता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स देखा जाए तो यहाँ 49 न्यूटन है। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों कि अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ बॉडी वेइंग 10 kg ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। किसी सरफेस पर चलाने के लिए इतना काफ़ी है। तो हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है किसके बराबर, वेट के बराबर, और वेट बराबर होता है mg के। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा कितना हो गया बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया हमारा 10 kg, और वेट हमारा होता है 90, सॉरी जी की वैल्यू होती है 9.8। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया मल्टीप्लाई करने पर 98 न्यूटन का। फॉर्मूला हमारा होता है एफ ऑफ एल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एफ ऑफ एल दिया 49 न्यूटन, म्यू निकालना है तो एन को कहाँ ले आऊँगा, डिवाइड में, है ना। एन मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है 98 इज इक्वल टू म्यू, वैल्यू आ गई 1/2 जिसको हम कहते हैं 0.5। और हमने भी क्या देखा था कि टेन थीटा जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने का ही बोला उन्होंने, म्यू निकालने का बोला था, हमने निकाल लिया, उन्होंने और बोला है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालो। तो टेन थीटा जो है वो हमारा म्यू के बराबर, मैंने अभी आपको बताया था कि टेन थीटा म्यू के इक्वल होता है। तो अगर मुझे टेन थीटा निकाला तो वो 0.5 आया। अब अगर हमारे पास वो टेबल हो जिसमें हम टेन थीटा इनकी वैल्यू हो तो हम इस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि 0.5 कितने डिग्री पर होता है। ठीक है क्लास। तो मेरे पास एक ऐसी टेबल है जो ये टेन की वैल्यूज़ बताती है, इसको नेचुरल टेंजेंट की टेबल कहते हैं। ये हमको कुछ ऐसी दी है। यहाँ पर आप 26 डिग्री को देखिए, लगभग 26 डिग्री जो है इसके अराउंड में वैल्यू 0.5 के आसपास आ जाती है। देखिए 0.5 और ये 4.9, मतलब इन दोनों के बीच का आंसर है ना, इन दोनों के बीच में। तो ये 26 डिग्री की बात कुछ मिनट पर भी है ना, इसमें मिनट दिए होते हैं ऊपर। तो ये मान के चलिए कि ये जो आ रहा है ना वो 30 मिनट के बीच में आ रहा है। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल है ना वो लगभग 26.5 डिग्री के आसपास का एंगल है। कितने डिग्री एंगल है, 0.5 वैल्यू 10 में है ना, 10 थीटा में ये जो वैल्यू है 0.5 वो लगभग आती है 26.5 डिग्री के आसपास। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा कितना निकलेगा 26.5 डिग्री। इतना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए क्लास, नॉर्मल क्वेश्चन देख लिए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देख लेते हैं जो आपको किसी एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा भी और कई टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब काम करता है बच्चों, जब हमारी जैसे टायर्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, है ना, तब उनका टोटल सरफेस कांटेक्ट में नहीं होता है, तब इनके बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल करते जाएंगे बस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई एक बॉडी दूसरी के ऊपर स्लाइड करती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जनरली तब काम करता है जब हम किसी सरफेस को ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पर किसी ब्लॉक को ऐसा रख दें, तो क्या होता है वो ब्लॉक धीरे धीरे इस पर फिसलने लगता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्या होगा बच्चों, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा, मान लो ये एंगल थीटा है कोई भी, और एक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, तो क्या होता है आपने भी देखा होगा कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है कि बॉडी रुकी रहती है। जैसे आपने एग्जाम, बहुत छोटे बच्चे सा गेम खेलते हैं,
ऐसे स्लेट वेट कुछ रख लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे पेन रख के इसको फिसलाते हैं, या कोई कुछ चीज़ें रख देते हैं, कंपॉक्स रख के उसको फिसलाते हैं। तो पहले तो क्या होता है, बॉडी ऐसी है तो फिसलेगा नहीं, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं कुछ एंगल तक भी नहीं फिसलता, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब जैसे ही आप एंगल बढ़ाते जाते हो, एक एंगल ऐसा आता है उस एंगल पर कोई भी बॉडी है वो नीचे चलने लग जाती है, तो वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं ऐसा एंगल जब इंक्लाइंड प्लेन में हम ऐसे एंगल बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते बढ़ाते, तो अपने आप नीचे जाने लग जाती है, अपने आप वो बॉडी कहाँ जाने लग जाती है, नीचे की ओर जाने लग जाती है, तो वो होता है उस टाइम पे एंगल ऑफ रिपोज। चलिए अभी हम इस सिचुएशन को देखते हैं क्या होगा। मान लो ये बॉडी का जो मास है वो m है, तो इसका वेट कितना होगा बच्चों, इसका वेट w है, वो नीचे की तरफ काम करेगा, ये आप जानते ही हैं। लेकिन हमको एक और चीज़ पता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा है ना टच पे डिपेंड करता है। वो टच में कैसे है, वो टच में है ऐसे, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट के अपोजिट नहीं लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप स्टूडेंट, हम चाहें तो इसके कंपोनेंट दो कर सकते हैं और चाहें तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, लेकिन वेट के कंपोनेंट करना यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इस वेट के दो कंपोनेंट करते हैं। तो ये जो वेट इधर लग रहा है, अगर ये इसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि जो ही एंगल यहाँ बनेगा, जो एंगल यहाँ बन रहा है स्टूडेंट, वही एंगल यहाँ पर बनता है थीटा डिग्री। तब इस वेट के वेट के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक ये वेट जो W होता है, इसका एक कंपोनेंट होगा इधर mg cos थीटा, क्योंकि जिधर एंगल बनाता है उसके साथ cos होता है, और एक कंपोनेंट होगा इधर mg sin थीटा। अब क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है, तो ये mg sin थीटा क्या ट्राई करेगा, ये mg sin थीटा जो फोर्स है ट्राई करेगा कि मैं इस बॉडी को नीचे ले जाऊं। साफ बात है ना, क्योंकि mg cos थीटा इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। ये mg cos थीटा जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। तब mg sin थीटा क्या है, वो इसको नीचे की तरफ ट्राई करेगा। लेकिन जब भी कोई बॉडी किसी के ऊपर चलना चालू करती, तो उसमें पीछे की डायरेक्शन में यानी मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगने लग जाता है, जिसको Fs कह सकते हो आप, फ्रिक्शनल फोर्स ट्राई करने लग जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन जब ये फ्रिक्शनल फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, बॉडी अपने आप ही धीरे धीरे नीचे जाने लग जाएगी। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, Fs जो होना चाहिए वो mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। Fs किसके होना चाहिए, mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए, यही हमारी कंडीशन है, ठीक है। और सेकेंड अगर यहाँ देखें, यहाँ पर n जो है वो n किसके बराबर है, n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ mg cos थीटा के इक्वल है, किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूँ यानी Fs अपॉन n और इक्वल टू इधर mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। Fs अपॉन m हमने क्या फाइंड कर रखा है, म्यू, mg से mg कटेगा, साइन अपॉन कॉस होता है tan, यानी यहाँ से भी कंडीशन मिल गई, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उनके बीच के फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब उनके बीच के इस म्यू पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से भी हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये थीटा जो यहाँ इस कंडीशन में बनता है, ये एंगल ऑफ रिपोज होता है, और ये भी डिपेंड करता है दोनों सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच के फोर्सेस पर, यानी कि इनके बीच के इस म्यू पर, है ना, कॉफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, कोई सरफेस है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर हमने क्या करा है, एक ब्लॉक है, हम इस रोप से इसको पुल कर रहे हैं,
ब्लॉक है हमारा 20 kg का, और यहाँ पर हमने एक 3 kg के ब्लॉक को यहाँ पर हैंगिंग किया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर गिवन है वैल्यूज़। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है बहुत कुछ तो फिगर में दिया है, तो वो फिगर सही लेना है। हमको यहाँ दिया है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहाँ पर म्यू के दिया है ना, ये तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इज 0.04 है ना, 0.04 हमको म्यू के की वैल्यू दी है, और हमको फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमको टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग के अंदर की, इसकी स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन लगेगा। सिचुएशन आपके सामने सब दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ के सुना दूं। फिगर शोज द ब्लॉक एंड, यहाँ एक ब्लॉक है और ये हमारा पुली सिस्टम है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.04। ठीक है, हमको फाइंड करना है टेंशन, और जी की वैल्यू को हमको कंसिडर करना है यहाँ पर 10। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, हम लोगों ने क्वेश्चन पुली वाले इससे पहले की क्लास में किए हुए हैं। मैंने वहाँ भी बोला था कि इस टाइप के और क्वेश्चन पुली के आएंगे, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमको वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता थी। अब एक सिंपल सा केस मान लेते हैं स्टूडेंट, है ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो ये फोर्स है, यहाँ पर जो बॉडी है, हम इस बॉडी को नीचे खींच सकते हैं, है ना। ये बॉडी सपोज के ये बॉडी इस तरफ मोशन करेगी, हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी इधर मोशन करेगी, तो हमारा एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ, और यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू डाउनवर्ड साइड। क्योंकि ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन में आपको पहले भी करवा चुका हूँ। टेंशन कुछ इस टाइप से वर्क करता है। अगर ये मोशन करती है तो यहाँ पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, एफ के, है ना। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 FBD बनाना है, बहुत सिंपल से। इस बॉडी का वेट W नीचे की तरफ काम कर रहा है ना। 3 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी 3 इंटू 10, इसका वेट 30 न्यूटन नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, FBD बनाएंगे। देखिए, हमको पहले F के निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हम F के जब तक नहीं निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हम तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमको पता है F के बराबर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू के इंटू एन। एफ के पता नहीं है, म्यू के कितना दिया है 0.04, और एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कितना होता है मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर जो वेट है उसका वेट W नीचे काम कर रहा होगा, और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। सिचुएशन वैसे ही है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी किसके बराबर होगा, मास इंटू ग्रेविटी, तो 20 इंटू 10 मल्टीप्लाई करें इनका। सो यहाँ पर 1 और 1 2 जीरो से, तो ये दोनों जीरो से 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसमें। कितना लग रहा है स्टूडेंट, 8 न्यूटन का एफ के लग रहा है। तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, मैंने करके देख लिया है। तीनों का मल्टीप्लाई करने से एफ के की वैल्यू 8 न्यूटन आ गई है। अब हम बनाते हैं FBD फ्री बॉडी डायग्राम्स, है ना। FBD बनाए इस चीज़ का, पहले इस ब्लॉक का 20 kg ब्लॉक का, तो यहाँ लिख लीजिए FBD ऑफ 20 kg ब्लॉक। 20 kg ब्लॉक का FBD कितना होगा, देखिए ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस है, इनका तो कोई काम ही नहीं। हम तो इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक एफ के फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए कि इन दोनों के बावजूद फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन फोर्स के बाद एक्सीलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है। तो मैंने क्या समझाया कि नेट फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो एफ नेट बराबर यहाँ हो जाएगा, एफ नेट बराबर यहाँ हो जाएगा टी टेंशन माइनस एफ के। एफ नेट क्या होता है, एफ नेट वो होता है जिस मास को हम ले जा रहे हैं, यहाँ पर इस 20 kg के मास को ले जा रहे हैं हम ए एक्सीलरेशन से, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी 20 इंटू ए 20 है। टेंशन की वैल्यू पता नहीं है, एफ के निकाल लिया 8 न्यूटन, तो ये 8। ये हमने एक इक्वेशन बना ली है, उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है।
सेम हियर हम यहाँ पर एक और इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम आगे सॉल्व कर लेंगे। हम यहीं पर बनाएंगे एफ बी डी ऑफ अनादर ब्लॉक, एफ बी डी ऑफ 3 kg ब्लॉक। 3 kg के ब्लॉक पर एफ बी डी का क्या सिनेरियो है? 30 न्यूटन का वेट नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन, और उसके बाद भी बॉडी नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे, यानी एफ नेट नीचे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर एफ नेट कितना होगा? 30 बड़ा होगा जब भी तो नीचे जा रहा है, टेंशन छोटा होगा, तो 30 माइनस टी। एफ नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बॉडी का मास है 3 kg, तो 3 और एक्सेलरेशन ए, तो 3 इंटू ए, 3a इज इक्वस टू 30 माइनस टी है, इसको मैं लिखूंगा माइनस टी प्लस 30। इक्वेशन 2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस टी है, इसको इधर ले लिया। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 है, दोनों को अगर आप प्लस करते हो स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन को प्लस करें तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्सेलरेशन मिलने के बाद टी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। दोनों इक्वेशन को प्लस करता हूँ, ऑन एडिंग लिख लो यहाँ पर आप छोटा सा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहीं पर काम हो जाएगा, उसके बाद पीछे कर लेंगे। तो ये है 20a इज इक्वस टू टी माइनस 8, क्लास 10 में आप पढ़ के आते हो, और 3a इज इक्वस टू माइनस टी प्लस 30। ये दोनों कैंसिल, 20 प्लस 3 23a, 30 माइनस 8 22। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? पेज टर्न कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? इक्वेशन 1 हमने बनाई थी 20a इज इक्वस टू टी माइनस 8। इक्वेशन 1 थी 20a इज इक्वस टू टी माइनस 8। ए की वैल्यू यहाँ रख दो और इस माइनस के 8 को इधर ले आओ, तो 20 इंटू 22/23 माइनस का 8 इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 8 इज इक्वस टू, हो गया टेंशन। 23 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेना मैंने बहुत बार बताया कि इसके अपॉन में कुछ है, इसके अपॉन में नहीं, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई होगा। 3 24 का 4 कैरी ओवर 2 184, और इनका 2 बार करेंगे तो 440/23। दोनों को प्लस कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 624/23। डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो हमारी वैल्यू आ रही है टेंशन की, इधर लिख देता हूँ, टेंशन की वैल्यू है 27.13 न्यूटन, जो कि बिल्कुल सही है। क्लास इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। मतलब हमने इंक्लाइन प्लेन बनाया है जिसमें 30 डिग्री का एक इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री एंगल पर है, उस पर एक 2 kg का मास है जो स्लाइड डाउन होने वाला है, और ब्लॉक और जो ब्लॉक चल रहा है और जो सरफेस है इंक्लाइन प्लेन की, उनके बीच में म्यू वैल्यू दी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √3/2 दिया है। अपन पहले सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये सिचुएशन है हमारी, ये 2 kg का कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक 30 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है ना। हमने इसमें से बनाना देख लिया था कि इसका वेट W नीचे काम करता है mg, तो इस तरफ क्या काम करेगा ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। इस तरफ काम करेगा mg cos थीटा, इस तरफ काम करेगा mg sin थीटा। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स आगे ले जाने वाला कौन है? mg sin थीटा है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करता है
जिसका काम इसको बैलेंस करने का है, ठीक है। और इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, एफ एस कह लो, एफ के कह लो, जो भी कह लो, बाद में बात करेंगे, वो तो दिया है हमको। इस तरफ काम करने वाला है। ये सिचुएशन हो गई हमारी डायग्राम। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें करना क्या है। तो सिचुएशन में पहला क्वेश्चन बोला है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स डाउन द प्लेन विदाउट एसिलरेशन। मतलब इसमें कोई एसिलरेशन ना हो, इसमें कोई एसिलरेशन ना हो स्टूडेंट, मतलब विदाउट एसिलरेशन चले, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। किससे चले? कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। और दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप विदाउट एनी एसिलरेशन। और ऊपर चले बिना किसी एसिलरेशन के, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसका फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इस पर कितना लगना है, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज है हमारे, मास दिया है बॉडी का 2 kg, 2 kg का ब्लॉक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे m है उसका 2 kg का मास है, g को हम इस क्वेश्चन में ले रहे हैं 9.8। तो 2 kg का ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है। इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हम निकालेंगे, वो होता है म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है √3/2, और n जो होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटी, है ना। n जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, मास इंटू ग्रेविटी होता है। लेकिन यहाँ m किसके बराबर है ये देख लीजिए, यहाँ पर जो n है वो mg cos थीटा के इक्वल है, ना कि mg के, ये गलती मत करिएगा। तो n जो है वो इक्वल है यहाँ पर mg cos थीटा के, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2, और cos थीटा कितना दे रहे हैं, सॉरी mg cos थीटा, m दिया है 2, g की वैल्यू 9.8, और cos थीटा यहाँ कितना दिया है, cos थीटा हमारा इक्वल है 30 डिग्री के। तो cos 30, ये गलती बच्चों से बहुत बार हो जाती है कि n बराबर तो mg होता है, लेकिन यहाँ देखिए n किसके बराबर है, mg के बराबर नहीं है। n जो है वो बराबर है हमारे mg cos के, ठीक है। तब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, 2 से 2 काट सकते हो, √3 इंटू 9.8, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, ठीक है। सिचुएशन को देखते हुए इसको कट करेंगे तो 4.9, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। तो f कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा f निकल जाएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 4.9, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 14.7 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इसमें लग रहा है। क्लियर है क्लास? चलिए, और दूसरा हम देख लेते हैं, है ना। हमको अभी सिचुएशन समझ में आ जाएगी, मैं समझा देता हूँ। दूसरा हम mg sin थीटा निकालते हैं। mg sin थीटा क्या होता है, उसका ड्राइविंग फोर्स है। हमको ये क्लियर हो जाएगा कि ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है या ये वाला फोर्स ज़्यादा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है ना। तो हम निकालते हैं mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा ही इसको नीचे ले जाएगा। तो m की वैल्यू 2, g की वैल्यू हमारी क्या है, g है हमारा 9.8, और sin थीटा की वैल्यू दी है 30, sin 30 है, थीटा 30 है, तो मैं sin 30 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन है इसलिए 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा mg sin थीटा जो है ना स्टूडेंट, mg sin थीटा दिख रहा है 9.8 न्यूटन। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स हमारा mg sin थीटा जो इसको नीचे की तरफ लेकर जाता है वो 9.8 है, और हमको फ्रिक्शनल फोर्स ही चाहिए 14.7। तो क्या ये फोर्स इसको नीचे ले जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हमको क्या करना है स्टूडेंट, हमको ये करना है कि हमको इस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमको इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो क्या करे इसको नीचे ले जाए। लेकिन हम सिर्फ उतना फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट, हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही फोर्स लगाएंगे जो इसको जस्ट नीचे ले जाए बिना एक्सीलरेशन के। यानी हमको सिर्फ ये करना है कि हमको इन दोनों को माइनस करके नेट फोर्स निकालना है कि हमको कितना फोर्स और लगाएं कि ये दोनों बराबर हो जाएं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, तब हमारे इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी चलने लग जाएगी, और एक बार जो स्पीड मिलेगी उसी स्पीड से वो चलती रहेगी क्लास, ठीक है। तो ये फोर्स कितना होना है, ये फोर्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेट फोर्स रिक्वायर्ड, जो हमको फोर्स यहाँ चाहिए ना, आपको समझ गए होंगे कि कारण क्या है कि ये फोर्स उसको ऊपर ले जा रहा है,
फ्रिक्शनल फोर्स, ऊपर इतना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg साइन लग रहा है। अब मुझे अगर इसको नीचे लाना है तो सबसे पहले तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसको ख़त्म कर सके फ्रिक्शन को, तो वो फोर्स ही हमें चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा, एसिलरेशन हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो फोर्स एफ हमको फाइंड करना है वो यहाँ पर हो जाएगा 14.7 माइनस 9.8, है ना। तो 14 माइनस 7 9.8 हो जाता है। 4.9 न्यूटन का एक फोर्स चाहिए जो क्या करेगा, जिसको जिसको नीचे की तरफ लेकर आएगा विथ नो एक्सेलरेशन। क्लियर है क्लास। चलिए सेकंड सिचुएशन क्या है हमारी, सेकंड सिचुएशन है हमारी, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और ये बिना एक्सेलरेशन के ऊपर की तरफ चल जाए। अब सिचुएशन देखिए स्टूडेंट, अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ सेंड करना है तो सिचुएशन को थोड़ा सा यूं देखिए फिर से। अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी ना तो ये एफ जो काम कर रहा था ना वो एफ अब नीचे की तरफ काम करेगा, क्योंकि ये mg तो इसको नीचे ले ही जा रहा है। पहले बॉडी नीचे आ रही थी तो ये फोर्स नीचे लग रहा था और ये ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर, और हमने देख रखा अगर बॉडी को मैं ऊपर ले जाना चाहूँ, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा बच्चों, सॉरी, वेलोसिटी होगी, कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तब ये एफ एस किधर काम करेगा, तब ये एफ एस भी नीचे काम करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा। तब ये दोनों फोर्स मिलकर जितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बराबर मुझे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स नीचे ले जा रहा है उतना ही फोर्स हमको ऊपर लगाएंगे तो वो बिल्कुल एक उसी स्पीड से चलता जाएगा, ना स्पीड बढ़ेगी ना ही घटेगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड से। उस कंडीशन में तो यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लिखते हैं, जो बी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें हम एक सिर्फ ये लिखेंगे, दिस टाइम, सेकेंड कंडीशन जो है, दिस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, मोशन के कैसा होगा, अपोजिट होगा, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ mg साइन थीटा, मतलब mg साइन थीटा के डायरेक्शन में लगेगा, तब फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स हो जाएगा, तब फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा। स्टूडेंट हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है ना, हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। mg साइन थीटा 9.8 नीचे लग रहा है, 47 पॉइंट पहले ऊपर लग रहा था, उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तब f हमारा हो जाएगा 14.7 और 9.8। तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट हमारी 24.5 न्यूटन, दोनों को प्लस करो तो इतना फोर्स हमको ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो क्लास ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं क्लास, क्योंकि इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब वीडियो 1 घंटे का ऑलरेडी हो गया, अब ज़्यादा बड़ा करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।